नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संधि। जी हाँ, सबसे पहले जानेंगे कि संधि क्या है और उसके बाद संधि के भेद, साथ में ये भी जानेंगे कि संधि को पहचानते कैसे हैं, संधि को विच्छेद कैसे करते हैं और संधि कैसे की जाती है। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि संधि क्या है। देखिए, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार माने परिवर्तन। अगर दो वर्णों को आपस में हम मिलाते हैं और कोई तीसरा नया वर्ण बन जाए या उनमें कोई परिवर्तन आ जाए तो इसको हम संधि करना कहते हैं। देखिए वो कैसे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई शब्द है दिक, ठीक है, दूसरा शब्द है अंबर। अगर इनका आपस में मेल कराया जाए तो का इस पहले शब्द का अंतिम वर्ण लिया जाता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण लिया जाता है। का प्लस आ बराबर होता है ग, तो दिक प्लस अंबर बराबर हुआ दिगंबर। इसी विकार को हम संधि कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नर। एक शब्द है नर और दूसरा शब्द है ईश। इन दोनों में अगर हम संधि कराएं तो नर में से इस शब्द का अंतिम वर्ण है आ, क्योंकि र के अंदर छिपा हुआ है आ। आप सभी जानते हैं र पर हम हलंत लगाएंगे तो आ इसमें से अलग हो जाएगा, तो इसमें अंतिम वर्ण है आ। और इस वाले शब्द में, दूसरे शब्द में प्रथम वर्ण है ई, तो आ प्लस ई इज इक्वल टू ए। तो नर का हुआ नर प्लस ईश का हुआ नरेश। तो आपने देखा कि किस प्रकार से दो वर्णों के मिलने से एक विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है। इसी को हम संधि करना कहते हैं। संधि करते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि दो शब्दों के मध्य संधि की जाती है और पहले शब्द का अंतिम वर्ण लिया जाता है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण लिया जाता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों को हम आपस में मिलाते हैं। जो नया वर्ण उत्पन्न होता है उसको हम पूरे शब्द में जोड़ देते हैं और वो संधि कहलाता है। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधियों के बेटा तीन भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। सबसे पहले हम समझेंगे स्वर संधि के विषय में। वैसे स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के भेद की चर्चा फिलहाल हम नहीं करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं स्वर संधि के विषय में। स्वर संधि क्या है? जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का भी पहला वर्ण स्वर हो। कहने का अर्थ यह है कि जब स्वर का स्वर के साथ मेल होता है तो वो स्वर संधि कहलाती है। उदाहरण के लिए हम वही उदाहरण ले लेते हैं। मैंने आपको उदाहरण बताया था, नर प्लस ईश बराबर नरेश। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर है आ और यहाँ पर है ई, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोनों ही स्वर हैं। अगर दोनों ओर स्वर हो तो वो स्वर संधि कहलाती है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने लिया विद्यालय। अब विद्यालय में क्या है? विद्या धन आलय। ठीक है, तो यहां पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण है बड़ा आ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है बड़ा आ, यानी दोनों ही ओर स्वर हैं, तो ये भी हुई स्वर संधि। जब दोनों ओर स्वर होंगे तो स्वर संधि होगी, इसमें कोई भी शंका नहीं है। हम एक दो और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कपि धन ईश इज इक्वल टू कपीश। इसमें हम देख रहे हैं कपि में अंतिम वर्ण है छोटा ई और ईश में अंतिम वर्ण है बड़ा ई, तो दोनों ओर स्वर हैं, तो ये भी हुआ स्वर संधि। जबकि अगर दोनों ओर में कहीं भी
व्यंजन होगा तो वो व्यंजन संधि कहलाएगी। उदाहरण के लिए एक शब्द लिख रहा हूं, मैंने लिखा दिगंबर। इसकी अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो हम क्या देखते हैं, इसमें होता है दिक प्लस अंबर। अब देखिए यहां पर हलंत युक्त का है तो इसके अंत में कोई आ नहीं है, तो यह है हलंत युक्त का प्लस आ, यानी एक तरफ है व्यंजन और दूसरी तरफ है स्वर, तो इसका वैसे जो संयोग है वो बनेगा ग। तो जब एक तरफ व्यंजन और एक तरफ स्वर होगा तो वो कहलाती है व्यंजन संधि। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर दोनों तरफ स्वर होंगे तो स्वर संधि, लेकिन अगर कहीं भी एक तरफ व्यंजन हुआ तो वो व्यंजन संधि कहलाएगी। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, अच प्लस अंत। तो इसमें क्या है, पहले वर्ण में अंतिम है च और दूसरे वर्ण में प्रारंभ है आ, तो एक तरफ व्यंजन है एक तरफ स्वर है, इसकी संधि होगी अजंत, और यहां पर क्या होगा, ये होगी व्यंजन संधि, व्यंजन। ठीक है, एक और उदाहरण लें, चलिए। एक शब्द है वागीश, इसकी संधि होती है संधि विच्छेद वाक प्लस ईश। तो हम क्या देख रहे हैं, इधर तो है व्यंजन और इधर है स्वर, तो क्या होगा, ये व्यंजन संधि। जब दोनों ओर स्वर होते हैं तभी स्वर संधि होती है बच्चों, और अगर दोनों में से किसी भी साइड, चाहे पहले शब्द में या फिर दूसरे शब्द में किसी भी साइड अगर व्यंजन हुआ तो वो व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक है, अगर दोनों ओर स्वर होंगे तो स्वर संधि, अगर कहीं भी व्यंजन हुआ चाहे पहले शब्द में हो या दूसरे शब्द में हो तो वो व्यंजन संधि होगी। लेकिन अगर दोनों ओर व्यंजन हुए तो भी वह व्यंजन संधि होगी। संधि करते समय अगर पहले शब्द में विसर्ग आ जाए और दूसरे शब्द में चाहे स्वर हो या व्यंजन कुछ भी हो, लेकिन अगर पहले शब्द के अंत में विसर्ग आ जाए तो हम उसे कहते हैं विसर्ग संधि। यानी जब विसर्ग का स्वर के साथ में या विसर्ग का व्यंजन के साथ में अगर मेल होता है तो वो विसर्ग संधि कहलाती है। उदाहरण, नमः प्लस ते बराबर नमस्ते। अब देखिए यहां है विसर्ग और दूसरी ओर व्यंजन, तो क्या हुआ, ये विसर्ग संधि हुई। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं, दुह प्लस शासन, तो बराबर दुशासन। अब देखिए यहां विसर्ग आया, अंतिम वर्ण विसर्ग है और यहां पर आया श। ठीक है, तो जब विसर्ग के साथ में श मिलता है तो एक और नए श का निर्माण होता है, तो ये क्या हो गया, ये भी विसर्ग संधि हो गई। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं, चलिए। निह प्लस तेज बराबर निस्तेज, यानी यहां विसर्ग है प्लस ता के साथ में इसका मेल हो रहा है तो विसर्ग का क्या बनेगा, हलंत युक्त सा बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा निस्तेज। तो यहां पर विसर्ग आ गया तो ये क्या होगी, विसर्ग संधि। तो आप एक बात समझ लीजिए कि अगर शब्द में पहले शब्द में अगर पहले शब्द के अंत में विसर्ग आता है तो दूसरे शब्द में चाहे स्वर हो या व्यंजन हो वो विसर्ग संधि ही कहलाएगी। ठीक है, तो विसर्ग अगर कहीं भी आ जाए तो वो विसर्ग संधि है। अगर दोनों ओर स्वर हो तो स्वर संधि, अगर दोनों ओर में से एक तरफ स्वर और एक तरफ व्यंजन हो व्यंजन संधि, दोनों तरफ व्यंजन हो फिर भी व्यंजन संधि। और अगर पहले शब्द के अंत में विसर्ग आ जाए तो दूसरे शब्द में चाहे प्रारंभ में विसर्ग आता हो, माफ कीजिए, चाहे व्यंजन आता हो चाहे स्वर आता हो, वो विसर्ग संधि ही कहलाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहां आपके समझ में ये तो आ चुका है कि संधि के तीन भेद होते हैं, तीन भेद कौन कौन से होते हैं और उन्हें कैसे समझते हैं। अब हम समझेंगे संधियों के भेद के विषय में। सबसे पहले
हम जानेंगे स्वर संधि के विषय में। मैंने आपको बताया स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, फिर यड़ संधि और फिर 5वीं अयादि संधि। ये 5 प्रकार की संधियां हैं। 5 प्रकार की संधियों की परिभाषा, इनके उदाहरण और इनको समझने के विषय में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई-लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार। तो छात्रों, आज एक बार फिर से हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संधि। क्योंकि संधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये जो प्रकरण है ये आपको आगे 10th 12th और ग्रेजुएशन तक काम देता है। तो इसलिए बड़े गौर से इसको सुने। पिछली 3 वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि संधि किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और तीनों ही प्रकार के जो भेद हैं स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, इनको कैसे पहचानते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्वर संधि के विषय में। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं स्वर संधि के विषय में। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि में आपको बता चुका हूं किसे कहते हैं। जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर हो, तो 2 स्वर जब आपस में मिलते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यड़ संधि और नंबर 5 अयादि संधि। सबसे पहले समझ लेते हैं कि दीर्घ संधि क्या है। तो देखिए छात्रों, जब भी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ, ई, उ, चाहे वो या दीर्घ हो, वो दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण आ, ई, उ, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ ओ से मिलता है तो उसका बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ बनता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब भी आ, ई, उ से मिलेंगे, यानी कि आ से मिलेगा, ई से मिलेगा, उ से मिलेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, दीर्घ आ, ई, उ बनेगा। जैसे कि विद्या प्लस आलय विद्यालय। यहां पर हमने क्या देखा, विद्या बड़ा आ और बड़ा आ आपस में मिल रहे हैं तो क्या बनेगा, बड़ा आ, तो क्या हुआ इसका विद्यालय। उसी प्रकार से कपि धन ईश कपीश, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई आपस में मिले तो क्या बनी, बड़ी ई यानी कपीश। वधु प्लस उर्मी, यानी कि छोटा ऊ और छोटा ऊ मिले तो क्या बना, बड़ा ऊ, तो क्या बना, वधु प्लस उर्मी का वधूर्मी, यानी कि बड़ा ऊ हुआ। तो हमने तीनों ही एग्जाम्पल में क्या देखा, यहां भी बड़ा आ बना, यहां बड़ी ई बनी और यहां बड़ा ऊ बना। तो यही मैं आपको बता रहा था कि ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, जब ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ से मिलते हैं तो उसमें दीर्घ आ, ई, उ बनते हैं। इसे कहते हैं हम दीर्घ संधि। आगे बढ़ते हैं, अगली है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है कि जब छोटा आ या बड़ा आ छोटी ई या बड़ी ई से मिलेंगे तो बनेगा ए, और छोटा आ या बड़ा आ अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ से मिलेंगे तो बनेगा ओ, और अगर छोटा आ या बड़ा आ अगर री से मिल रहे हैं, री ऋषि से मिल रहे हैं तो बनेगा अर। अर में हलंत लगा हुआ है, ध्यान रहे। आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे कि नर धन ईश, इसमें क्या हुआ कि आ मिल रहे हैं ई से, और आ जब ई से मिलता है तो क्या बनता है, ए, जैसा मैंने आपको अभी बताया है। तो क्या हो गया, नर धन ईश का नरेश, यानी कि रा के ऊपर ए जुड़ गया, ठीक है, नरेश। उसी प्रकार से भाग्य प्लस उदय, यहां पर आ मिला ऊ से तो क्या बनेगा, ओ। मैंने आपको यहां बताया जब भी आ मिलेगा ऊ से तो बनेगा ओ, तो क्या बना ये, भाग्योदय। उसी प्रकार से सप्त प्लस ऋषि, इसमें आ मिल रहा है री से, और मैं बता चुका हूं आपको कि जब भी आ मिलेगा री से तो बनेगा अर, तो क्या हुआ इसमें अर मिला तो सप्त प्लस ऋषि का बना सप्तर्षि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है कि यहां पर भी स्वर बड़ा हो जाता है, लेकिन
इन वाले स्वरों का इसमें प्रयोग नहीं होता, इसमें अगले स्वरों का प्रयोग होता है। देखिए, जब भी वृद्धि संधि में क्या होता है, जब भी छोटा आ और बड़ा आ, इनके बाद अगर छोटी ए या बड़ी ए आ गई तो बड़ा आय बनेगा, छोटा ओ या बड़ा औ आ गया तो भी बड़ा औ बनेगा। यानी कि अ या आ के बाद अगर ए आ जाए, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, बड़ा आय ही बनेगी। और इनके बाद अगर छोटा ओ या बड़ा औ आ जाए तो बड़ा औ ही बनेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, जैसे कि धन प्लस ऐश्वर्य, यानी कि छोटा आ से मिला बड़ा आय तो बड़ा आय ही बनेगा, धनैश्वर्य। उसी प्रकार से परम प्लस ओज, ठीक है, अ मिला ओ से, और जब अ मिला ओ से तो क्या बना, बड़ा औ। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, अ मिला ओ से तो बनेगा बड़ा औ, तो क्या हुआ, परमौज, परमौज, ठीक है, परमौज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली संधि की ओर। अगली है यड़ संधि। यड़ संधि में छात्रों क्या होता है कि जब छोटा ई या छोटा ऊ या री ये किसी भिन्न स्वर से मिलते हैं, यानी अपने जैसे नहीं भाई, जैसे छोटा ई अगर ई से ही मिलेगा छोटी या बड़ी से तो ये तो समान स्वर हो गया ना। अगर छोटा ई अगर ई से ही मिल जाएगा तो वो तो दीर्घ संधि हो जाएगी, जैसा कि यहाँ बता रहा हूँ मैं, बड़ा ई बन जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा ई या बड़ा ई असमान स्वर से, चाहे आ से मिले चाहे ऊ से मिले या किसी से भी मिले, तो छोटा ई अगर किसी असमान स्वर से मिली तो बनेगा य, हलंत युक्त वाला। छोटा ऊ के बाद में अगर कोई असमान स्वर आ गया तो बनेगा व, हलंत युक्त। और री अगर किसी असमान स्वर से मिला तो बनेगा रे, वो भी र, क्या बनेगा, हलंत युक्त वाला र। देखिए एग्जाम्पल, जैसे अति प्लस अधिक, इसमें छोटा ई किससे मिल रहा है, असमान स्वर से मिल रहा है, आ से मिल रहा है, तो क्या बन गया इसका य, ठीक है, और यह हलंत युक्त है, ध्यान रहे, ठीक है। तो क्या बना इसका अत्यधिक, अत्यधिक, क्योंकि त से जब ये छोटी ई की मात्रा हट गई तो ये त आधा रह जाएगा ना, ठीक है, और ई की मात्रा क्या बन जाएगी, ई की मात्रा बन जाएगी यह, वो भी हलंत युक्त, और हलंत युक्त यह जब बनी मिली इससे आ से तो पूरा हो जाएगा यह, तो क्या हो जाएगा ये अत्यधिक। उसी प्रकार से नि प्लस ऊन, तो जब भी छोटी ई मिलेगी किसी असमान स्वर से, यानी कि ई मिली ऊ से, तो क्या बनेगा इसका य, ठीक है, तो क्या हुआ ये न्यून, क्योंकि ई की मात्रा हट गई तो ये ना हलंत युक्त हो गया, और ना हलंत युक्त यहाँ तक आधा हो गया और ई का बन गया य, और य को मिली मात्रा ऊ की तो क्या बन गया ये ऊ, यू, यानी कि न्यून, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि व का हम एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले सु प्लस अच्छ बराबर स्वच्छ, तो ऊ काय से मिल रहा है, यहाँ पर स का ऊ मिल रहा है आ से, और जब स का जब भी ऊ असमान स्वर से मिलता है तो उसका बनता है व, कौन सा व, हलंत युक्त व, ठीक है। तो क्या हुआ इसका सु का बन गया व, तो सा रह गया आधा, ठीक है, आधा रह गया, और ये क्या बन गया वच्छ, तो ये क्या हो गया स्वच्छ, ठीक है, व बनने से। इसके बाद एक लेते हैं री का उदाहरण, जैसे कि मात्र प्लस उपदेश, मात्र में से अगर अंतिम स्वर अगर हम देखें तो निकलता है री, और री मिला अगर असमान स्वर यानी कि ऊ से तो बना उसका रे, र, हलंत युक्त र, तो क्या बना इसका मात्रोपदेश, ठीक है, क्योंकि भाई मात्र यहाँ भी ता है, हलंत युक्तता बचा ना, यहाँ पर हलंत युक्तता बचा, और ऊपर से एक जो है रा इसको मिल गया हलंत युक्त वाला, ठीक है, और यहाँ पर ऊ इसको स्वर के रूप में मिल रहा है तो इसका बना मात्रोपदेश, ठीक है। इसको आप मनन करके देखेंगे तो आपके और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली है बेटा अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि में ए या ए अगर ये किसी असमान स्वर से मिले, असमान स्वर से मिले तो ए का बन जाएगा अय, और ए का बन जाएगा आए, यानी कि बड़े आ, बड़ा आ, ठीक है। उसी प्रकार से ओ अगर किसी असमान स्वर से मिला तो उसका बन जाएगा अव, और आओ अगर किसी असमान स्वर से मिला बड़ा आओ तो उसका बन जाएगा आव, ठीक है, किसमें, अयादि संधि में। आइए देखते हैं कैसे, देखिए ने प्लस अन, यानी कि ए मिल रहा है असमान स्वर से तो क्या बन जाएगा अय, क्या बन गया नयन। नय प्लस अक, यानी कि बड़ा आय मिला किससे, असमान स्वर से, तो क्या बना नायक। इसी प्रकार पो प्लस इत्र, यानी कि ओ मिला ई से असमान स्वर से तो क्या बना अव, तो क्या हो गया पो प्लस इत्र हुआ पवित्र। पौ प्लस अक, यानी कि बड़ा औ मिला असमान स्वर से तो क्या हो गया आव, तो क्या हो गया इसका पावक। तो इस प्रकार से छात्रों ये है स्वर संधि के 5 भेद,
इस वीडियो को आपको 2 बार या 3 बार लगातार देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये समझ में आएगा। दूसरी बात, आपकी बुक के अंदर जितने भी एग्जाम्पल इन 5 प्रकार की स्वर संधियों के दिए गए हैं, उन सभी एग्जाम्पल को आप बड़े ही ध्यान से देखें, ये आपके तभी समझ में आ पाएगा। सारे के सारे एग्जाम्पल देखिए, उनको सॉल्व करने की